गुड मॉर्निंग बच्चों, वॉइस आ रहा है? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग एवरीवन। सब लोग आ गए? बेटा कोई ऐसा स्टूडेंट है जो नया आया है, न्यू स्टूडेंट है आज के लेक्चर में? कोई कोई भी न्यू स्टूडेंट है आज के लेक्चर में? कौन नया आया है? अजिंक्य। ओके। बेटा आप बायोलॉजी के ग्रुप में ऐड हो गए हैं ना? आप बायोलॉजी के ग्रुप में ऐड हो गए हैं या नहीं? यस। ठीक है, चलो। तो बेटा कल जो पढ़ाया था समझ में आया? कल की क्लास कैसी रही? ठीक है। आज क्या सीखोगे बताओ? आज किस चीज के बारे में सीखोगे? कल हमने वाई डू वी फॉल इल के बारे में बात की थी ना, पॉपुलेशन के ऊपर बात की थी। कुछ टर्मिनोलॉजीज के बारे में बात की थी। कौन कौन सी टर्मिनोलॉजीज हैं जो आपको आगे इस्तेमाल करनी पड़ेंगी, है ना? अच्छा, आज आज कौन सी डेट है? जरा डेट बताना आज। आज बताओ सर, ये डेट है 5 जून। 5 जून। आज पता है आज के दिन क्या होता है? 5 जून को वर्ल्ड एनवायरमेंट डे, है ना? वर्ल्ड एनवायरमेंट डे। अच्छा ये बताओ, वर्ल्ड ओजोन डे कब आता है? वर्ल्ड ओजोन डे 16 सितंबर, है ना? अब आप लोग कहोगे सर इन डेट का हम क्या करें? हमें तो कोई जरूरत है नहीं सर इन डेट की, है ना? जो जरूरत है, 2018 का जो नीट हुआ था ना, 2018 का जो नीट हुआ था, तो नीट के पेपर से ठीक 3 दिन पहले तक मैं रिवीजन ले रहा था। तो लास्ट चैप्टर चल रहा था इकोलॉजिकल साइंस, एनवायरमेंटल साइंस करके लास्ट यूनिट है ट्वेल्थ के सिलेबस की। तो उसका रिवीजन में ले रहा था। तो उस वक्त जो बच्चे बैठे हुए थे, मैंने उनको रिवीजन में ये वर्ल्ड ओजोन डे, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे ये पढ़ाया। ठीक है। मैंने उनको बोला कि भाई ये जो डेट है, आप ये डेट याद रखिए, एग्जाम में आ सकता है। मैंने उनको बोला कि नोट कर लो इस चीज को, है ना? और रिवीजन में कुछ लिखाना तो पॉसिबल होता नहीं है। वैसे ही रिवीजन में बहुत सारा सिलेबस जो है छोटे से टाइम में हमें कवर करना रहता है, वो भी इम्पोर्टेंट सारे फैक्ट्स बच्चों को याद कराने रहते हैं। तो उसमें क्या हुआ कि बच्चों को लगा अरे सर तो कुछ भी बोलते रहते हैं हमेशा, इसका क्या होगा, कहाँ आता है ये क्वेश्चन वर्ल्ड ओजोन डे, हमने तो आज तक नहीं पढ़ा। ऐसा कुछ उन्होंने बोला उस वक्त, है ना? बेटा 3 दिन बाद एग्जाम दिया उन्होंने नीट का, क्वेश्चन छपा था वर्ल्ड ओजोन डे, पता है? और जो होशियार बच्चे थे वो आके पूछ रहे थे सर इसका आंसर क्या है? सर हम लोगों को पता ही नहीं है सर। समझे? तो सब कुछ इम्पोर्टेंट है, पढ़ना सब कुछ है। डेट वगैरह बायोलॉजी से रिलेटेड है तो डेट वगैरह सब याद रखना है। चेक कर लेना, 2018 के नीट में आया था ये क्वेश्चन, वर्ल्ड ओजोन डे। ठीक है। और इसका मैंने उनको रीजन भी बताया था, आने का रीजन क्या है। एनसीईआरटी ने डेट नहीं दी है इसके बारे में। एनसीईआरटी ने क्या किया है, डेट नहीं दी है, लेकिन उन्होंने एक क्राइटेरिया दिया है इस डे को मनाने का, कौन से मंथ में आएगा। ठीक है ना? जब मैं पढ़ाऊंगा उसको तब बताऊंगा वहां पे कि ऐसा क्वेश्चन उन्होंने कहाँ से बनाया। तो एनसीईआरटी का जो डॉट भी है ना बेटा, एनसीईआरटी का डॉट,
वो भी इम्पोर्टेंट है, ऐसा समझ लो। अगर उन्होंने ऐसा डॉट लगा रखा है वो भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है। तो एनवायरनमेंट से रिलेटेड 4 चैप्टर हैं आपके 12th क्लास में। ऑर्गेनिज्म, पॉपुलेशन, ठीक है, बायोडाइवर्सिटी, इकोसिस्टम, पॉल्यूशन। तो इस टाइप के हम लोग पढ़ेंगे वहां पे, उसमें मेंशन किया हुआ है ये। ठीक है। तो आज एनवायरनमेंट से रिलेटेड क्या काम कर रहा है कोई, कि भाई एनवायरनमेंट से रिलेटेड ट्रीज वगैरह लगा रहे हैं आप लोग? अपने बर्थडे को, अच्छा अपने बर्थडे को लगाएंगे सर बस? हिंदुस्तान में ये बहुत अच्छी बात है। जो सारे पुण्य के काम करेंगे सर हम अपने बर्थडे के दिन करेंगे, बाकी सारे दिन हम रावण बन के घूमते रहेंगे, है ना? देखो, नेचर को प्रोटेक्ट करना बहुत जरूरी है, मैं आगे सिखाऊंगा कि क्यों जरूरी है। बिना उसके तो कुछ भी नहीं है। अच्छा ये बताओ, वर्ल्ड फॉरेस्ट डे कब आता है? वर्ल्ड फॉरेस्ट डे बताओ, कब सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड फॉरेस्ट डे? कोई भी गूगल बाबा के पास नहीं जाएगा गूगल पर सर्च करने। बोलो। 21 मार्च। लिख लो ये सारी डेट्स। ठीक है, कोई भी गूगल के पास नहीं जाएगा। अच्छा आप लोग तो डॉक्टर है ना, सबके सब डॉक्टर बनने वाले हैं, हेल्थ से रिलेटेड काम करेंगे, कल हमने हेल्थ के बारे में बात भी की थी। तो ये बताओ, वर्ल्ड हेल्थ डे कब होता है? वर्ल्ड हेल्थ डे कब होता है बेटा? गूगल बाबा के पास नहीं जाएगा कोई भी। बताओ। अक्षता कह रही है सर मई में होता है। किरण ने बोला सर सूर्य 7 अप्रैल, यस 7 अप्रैल को होता है बेटा वर्ल्ड हेल्थ डे। ठीक है। अच्छा, कल हमने पॉपुलेशन के बारे में भी काफी बात की थी ना, तो भाई पॉपुलेशन के बारे में भी काफी बात की थी, तो ये बताओ वर्ल्ड पॉपुलेशन डे कब होता है? 29 फेब, 4 साल में सर एक बार मनाते हैं उसको। बोलो। वर्ल्ड पॉपुलेशन डे 11 जुलाई। कब है? 11 जुलाई, ठीक है। हाँ सुयश ने बोला सर 11 जुलाई। चलो एक और बताओ फिर। आप लोग पढ़े लिखे हैं बच्चों? पढ़े लिखे हैं तो ये बताओ, वर्ल्ड लिटरेसी डे कब होता है? वर्ल्ड लिटरेसी डे। बोलो। वर्ल्ड 5 सितंबर, 8 सितंबर। काफी हद तक सही था वैसे अक्षता, सितंबर पे आप पहुंच गए 5 के पास। 8 सितंबर। ठीक है। फॉरेस्ट डे हो गया, हेल्थ डे हो गया, लिटरेसी डे हो गया। ओके। अच्छा एक चीज तो मैं भूल ही गया। एक चीज, ये डॉक्टर हो ना आप लोग, तो डॉक्टर्स डे कौन से दिन होता है? डॉक्टर्स डे कौन से दिन होता है ये तो बताओ। डॉक्टर्स डे कब होता है? 1 जुलाई।
ठीक है, कुछ भी याद रखना या ना याद रखना, इस दिन को जरूर याद रखना। ये समझ लो आपका सेकंड बर्थडे है, ठीक है, ईयर में सेकंड बर्थडे है आपका, डॉक्टर्स डे। अच्छा, और कुछ बताओगे? अच्छा ये बताओ, वर्ल्ड अर्थ डे कब होता है बेटा? वर्ल्ड अर्थ डे कब मनाते हैं हम लोग? किसी ने तो आंसर दिया, योगेश ने 22 अप्रैल, यस, 22, 22 अप्रैल, यस। बेटा इन सब डेट्स को ना एक जगह लिख लेना, ठीक है? क्वेश्चन आते हैं। अच्छा, डॉक्टर बनोगे तो ब्लड से रिलेटेड काम करोगे कि नहीं, ये बताओ। ब्लड से रिलेटेड तो काम होगा ही सर। तो ब्लड डोनेशन डे कब होता है? ब्लड डोनेशन डे 14 जून, नहीं 14 जून तो नहीं होता, आई थिंक 1 अक्टूबर होता है बेटा, जहां तक मुझे पता है। ब्लड डोनेशन डे 1 अक्टूबर। 1 अक्टूबर होगा, चेक करना, 1 अक्टूबर ही होना चाहिए आंसर। ठीक है, चलो, और कुछ बताओगे? और देखते हैं भाई, और कितनी नॉलेज है आपको। अच्छा, लार्जेस्ट आर्टरी कौन सी है बताओ? लार्जेस्ट आर्टरी बताओ। पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी नहीं, पल्मोनरी थोड़ी होती है। अयोर्टा होता है ना जो पूरी बॉडी में ब्लड लेके जाता है, एब्डोमिनल एयोर्टा बोल सकते हैं उसको। ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, क्या आप सबकी बॉडी में बोन्स हैं? ऐसा कोई बच्चा है जिसकी बॉडी में बोन्स नहीं है? सब बोन्स के बने हैं। तो ये बताओ, लार्जेस्ट बोन कौन सी है? लार्जेस्ट बोन कौन सी है? सब आंसर दो जल्दी जल्दी। स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड बोन थोड़ी है। थाई बोन, यस, किसी ने आंसर दिया है फीमर, यस, थाई बोन, फीमर, यस। अच्छा ये बताओ, लार्जेस्ट वेन कौन सा है? लार्जेस्ट वेन। वेना कावा, बेटा वेना कावा तो दो टाइप का पढ़ाया था ना मैंने। एक तो आपको इंफीरियर बताया था, एक आपको सुपीरियर बताया था, याद आ रहा है? तो कौन सा बड़ा है इसमें, सुपीरियर और इंफीरियर में से? अगर ऑप्शन मिल गया
ए ऑप्शन सुपीरियर, सेकंड ऑप्शन इंफीरियर, तो कौन सा आंसर टिक करोगे? बोलो। सुपीरियर वेना कावा, सुपीरियर सुपीरियर सुपीरियर। चलो देखते हैं कैसे सुपीरियर बढ़ा है। ये एक ह्यूमन की बॉडी बनाई हमने, और ये रहा इसका दिल, ठीक है ना। तो दो बताए थे ना मैंने, एक तो सुपीरियर और एक इंफीरियर, ठीक है। एक सुपीरियर और एक इंफीरियर। सुपीरियर वाले में क्या बोला था कि ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके आएगा अपर बॉडी से, कहाँ से? अपर बॉडी से। और इंफीरियर कहाँ से लाएगा? लोअर बॉडी से। समझे कि नहीं समझे? तो इंफीरियर पूरी की पूरी बॉडी से लेके आ रहा है ना, आपके लेग्स वगैरह हर जगह से, तो इंफीरियर बड़ा होगा कि नहीं? सुपीरियर तो केवल अपर बॉडी से ले रहा है ना। समझे कि नहीं समझे? इंफीरियर। तो जो आपको बोला जाता है ना, उस चीज को याद रखा करो कि सर ने इसके लिए क्या बोला था। आप हर चीज ना आप लिख नहीं सकते, हर चीज को आप लिख नहीं सकते। तो उसके लिए ये है कि अगर किसी चीज के लिए स्पेसिफिक कुछ बोला जा रहा है कभी, तो आप उसको अपनी हिंदी, गुजराती, मराठी, जो लैंग्वेज आपको आती है, जो भी है, आप उसके लिए लिख लो, उसको नोट कर लो। ठीक है, जैसे इसका कंसेप्ट मैंने बता दिया था सुपीरियर इंफीरियर का, और क्वेश्चन आ जाएगा, बताओ भाई लार्जेस्ट वेन। सुपीरियर भी ऑप्शन में, इंफीरियर भी है। तो वहां आपको अब सोचना पड़ेगा ना कि ह्यूमन के ऊपर सुपीरियर तो अपर बॉडी से ला रहा है, अपर बॉडी तो इतनी बड़ी होती नहीं है, लोअर बॉडी होती है ना सबसे बड़ी। तो इंफीरियर वेना कावा लार्जेस्ट वेन में आएगा। समझे कि नहीं? तो इन एमसीक्यू के लिए आपको अब सोचना पड़ेगा कि हमने क्या सुना था और क्या सही होगा। ठीक है। नेक्स्ट बताओ बेटा, लॉन्गेस्ट सेल इन द बॉडी। चलो, लॉन्गेस्ट सेल इन द बॉडी, लॉन्गेस्ट सेल इन द बॉडी बताओ क्या होता है? नर्व। यस, नर्व सेल। सर ये रहा न्यूरॉन होता है कि नहीं? ठीक है। अच्छा ये बताओ, हमारी बॉडी में मसल्स कितने होते हैं? मसल्स का नंबर कितना होता है हमारी बॉडी में? हमारी बॉडी के अंदर मसल्स का नंबर कितना होता है? 600, अप्रोक्स 639 होता है नंबर, 639। ठीक है। अच्छा ये बताओ बेटा, स्मॉलेस्ट बोन कौन सी है? स्मॉलेस्ट बोन कौन सी है? ईयर पिन्ना, ये वाला। ये बोन कहाँ है बेटा, ईयर पिन्ना? ये तो किसी काम का भी नहीं है। ये तो ऐसा भी नहीं है कि आप इसे डांस भी करा लें, फालतू में दे रखा है बस ये, खूबसूरती बढ़ाने के लिए हम लोगों की। या किसी ने तो आंसर दिया सर, स्टेपीज। यस, स्टेपीज। स्टेपीज इज द स्मॉलेस्ट बोन, ब्रेन के अंदर होती है ना। अच्छा ये बताओ, ये हमारा जो इंटरनल ईयर होता है, यहाँ पे 3 बोन्स होती हैं। एक तो आपने नाम बता दिया स्टेपीज, और कौन होता है यहाँ पे, और कौन सा बोन होता है? पता है हमारे जो हमारा ईयर है ना, इसके अंदर मिस यूनिवर्स रहती है। पता है कौन रहती है? मिस यूनिवर्स। पता है आपको मिस यूनिवर्स की कहानी?
बोलो। मिस। देखो बेटा, हमारे इस ईयर के अंदर ना थ्री बोन्स होती हैं। कैसी होती हैं? थ्री बोन्स होती हैं, जो इस मैनर में कनेक्टेड रहती हैं टिम्पेनम मेम्ब्रेन से, इस तरीके से। जब आप सुनते हैं ना, तब ये वाइब्रेट होती हैं इस तरीके से। तो यहाँ पे कौन रहती है? हमारे इस ईयर में रहती है मिस, जिसकी हेल्प से ना हम पूरे यूनिवर्स को सुनते हैं। जैसे कि सर मिस, देखो, मेलियस, पहली बोन मेलियस, दूसरा आई फॉर इनकस, और लास्ट में होती है स्टेपीज, जो कि सबसे छोटी होती है। तो हो गया ना, एम फॉर मेलिस मतलब एम, इनकस मतलब आई, और एस मतलब स्टेपीज, मिस, यूनिवर्स। भाई यूनिवर्स में कहीं की भी वॉइस आप सुन सकते हैं ना, सुन सकते हैं कि नहीं? तो ये ट्रिक है कि बोन, जो हमारा ईयर है उसके अंदर कौन रहता है, कौन सी बोन होती है? मेलियस, इनकस और स्टेपीज, तीन होती है, मिस यूनिवर्स होती है। समझे कि नहीं समझे? क्लियर है? ठीक है। हम्म। अच्छा एक बात बताओ, स्नीज आती है सबको? स्नीज आती है कि नहीं? ऐसे करते हैं ना, आछी, होता है कि नहीं आता? तो आपने देखा होगा कि सर जब स्नीज आती है किसी किसी को, तो सर इतनी तेज आती है कि आसपास का मोहल्ला उठ जाए पूरा, अगर सो रहा हो तो। है ना? पूरी की पूरी कॉलोनी को जगा दे। तो आपने कभी स्पीड सोची है सर? स्पीड ऑफ स्नीजिंग का स्पीड क्या होगा? हाँ, कभी? भाई कभी कभी स्नीजिंग इस तरीके से आती है कि पूरी बॉडी हिल जाती है ना, हम कहते हैं वाह मजा आ गया एकदम, है ना, रिफ्रेश सा फील होता है। कभी सोचा उसकी स्पीड के बारे में? भाई डॉक्टर हो, कभी किसी पेशेंट ने पूछ लिया तो कि डॉक्टर साहब मुझे तो स्नीजिंग की प्रॉब्लम है, बहुत ज्यादा स्नीज आ रही है, बताओ क्या बोलोगे उसको? 60 to 100 miles per hour की स्पीड से स्नीज आती है। 60 to 100 miles per hour की स्पीड से, है ना? इतनी स्पीड से तो आप एक्टिवा वगैरह भी, कार वगैरह भी ड्राइव नहीं करते होगे। बोलो। अच्छा और बताओ, और कुछ बताओगे? हेलो बेटा, वॉइस आ रहा है ना? हेलो। यस। तो बेटा ये बताओ मुझे,
ये बताओ मुझे सर, मेरा कैमरा दिख रहा है क्या आपको? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कैमरा विजिबल नहीं है। हेलो, बेटा मेरा एक इमेज दिख रहा है आपको? ऑन तो है बट ये दिख क्यों नहीं रहा है? देखो, क्या अभी दिख रहा है क्या? अरे दिख क्यों नहीं रहा है, क्या हो गया इसको? रुको, अभी दिख रहा है? ये इमेज ब्लैक क्यों हो रही है? रुको, मैं इसे ना रिफ्रेश करता हूँ, एक सेकंड को। ये फिर से नहीं दिख रहा, क्या बात है? ब्लैक स्क्रीन दिख रही है क्या बेटा आपको? ये कैमरे की जगह जहां में मेरा कैमरा दिखता था आपको, क्या वो ब्लैक आ रहा है क्या? ऐसा देख, एक तो बेटा मैं ये यहाँ पे राइटिंग करता हूँ, ठीक है, और मेरी जो इमेज आती है वहां पे ब्लैक दिख रहा है क्या आपको? क्योंकि मुझे भी ब्लैक ही दिख रहा है, क्या हो गया इसको? विजिबल क्यों नहीं है? प्रॉब्लम क्या होगी इसको अभी? रुको, आई थिंक कुछ इशू हो गया है इसमें, पता नहीं क्या हुआ अचानक से। देखो अभी ठीक है? अभी आया क्या? ओके, तो चलो बेटा, अभी हम लोग बात करते हैं। क्या बात कर रहे थे हम लोग? यस, व्हाट इज जियोलॉजी? व्हाट इज जियोलॉजी? स्टडी ऑफ अर्थ, यस, वेरी गुड वैष्णवी। स्टडी ऑफ अर्थ। व्हाट इज मेमोलॉजी? व्हाट इज मेमोलॉजी? स्टडी ऑफ मैमल, यस। यस। व्हाट इज मिलेनोलॉजी? व्हाट इज मिलेनोलॉजी? व्हाट इज स्टडी ऑफ स्किन, यस। पिगमेंटेशन कम हो जाता है ना कभी कभी, तो उसकी स्टडी को हम लोग क्या कहते हैं? मिलेनोलॉजी कहते हैं। क्लियर? यस। और क्या बताओगे? यस। व्हाट इज डेमोग्राफी? व्हाट इज डेमोग्राफी? व्हाट इज डेमोग्राफी बेटा? व्हाट इज डेमोग्राफी? हेलो, बेटा मुझे सुन रहे हैं ना आप लोग? बोलो, डेमोग्राफी पता है या नहीं? कुछ तो बोलो, यस नो कुछ।
बोलो कुछ। नहीं पता, कोई बात नहीं। स्टडी ऑफ पॉपुलेशन, स्टडी ऑफ पॉपुलेशन इज नोन एज डेमोग्राफी। पॉपुलेशन की स्टडी करिए कि भाई कितने नए बर्थ आए हैं, कितने लोग मर गए हैं, कितने लोग इंडिया से बाहर चले गए, कितने लोग नए आए हैं। उन सबको स्टडी को जब करते हैं ना, मोर्टेलिटी को, नेटिलिटी को, इमिग्रेशन को, एमिग्रेशन को, तो उसको हम लोग कहते हैं डेमोग्राफी। ठीक है। अच्छा ये बताओ, हिपेटोलॉजी किसको बोलते हैं? हिपेटोलॉजी। लिवर, यस, स्टडी ऑफ लिवर इज नोन एज अ हिपेटोलॉजी। यस। एंड व्हाट इज डर्मेटोलॉजी? स्टडी ऑफ स्किन। ठीक है, तो पिगमेंटेशन और स्टडी ऑफ स्किन में डिफरेंस है। ठीक है। और क्या बताओगे? अच्छा ये बताओ, व्हाट इज हेमेटोलॉजी? व्हाट इज हेमेटोलॉजी? स्टडी ऑफ हीमोग्लोबिन या स्टडी ऑफ ब्लड इज नोन एज हेमेटोलॉजी। क्लियर? तो इस तरीके से है, मैं धीरे धीरे आपको ये सारे पढ़ा दूंगा जब भी हम क्लास लेंगे, एक एक दो दो, जिससे याद हो जाए, कभी भी पेपर में आए तो हमें याद रहे। अच्छा ये बताओ, कार्डियोलॉजी किसको कहते हैं? कार्डियोलॉजी, स्टडी ऑफ हार्ट। कौन कह रहा है सर? बोन्स। अच्छा ये बताओ, एक सेकेंड। गेरेंटोलॉजी, गेरेंटोलॉजी। यस बेटा, हार्ट इज राइट। ग्रेंटोलॉजी बताओ, GRONTOLOGY, ग्रेनोटोलॉजी। ग्रेनोटोलॉजी बताओ। किसको कहते हैं? बोलो। ग्रेंटोलॉजी, स्टडी ऑफ एजिंग एंड सेनेसेंस। हमारी एज की, बुढ़ापे की जो स्टडी होती है उसको क्या बोलते हैं? ग्रेनोटोलॉजी बोलते हैं। ठीक है। क्लियर है? हेलो। हेलो। यस। तो देखो, ये कुछ स्टडीज थे जिनके बारे में पूछा जाता है। ठीक है। कभी कभी आपको ना ये क्वेश्चन भी मिलेगा, एग्रोनॉमी। ये एग्रोनॉमी किससे रिलेटेड है? एग्रीकल्चर। यस, तो इसको पूरे तरीके से याद रखना है कि मैनेजमेंट ऑफ फार्म एंड साइंस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। एग्रोनॉमी क्या है? मैनेजमेंट ऑफ फार्म्स एंड द साइंस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। क्लियर? दिस इज एग्रोनॉमी।
और कभी एक वर्ड भी बहुत फेमस है, पैथोलॉजी। जब तक आप डॉक्टर बने रहेंगे इस वर्ड से आपको हमेशा ही मिलना पड़ेगा, पैथोलॉजी। व्हाट इज पैथोलॉजी? पैथोजन, स्टडी ऑफ पैथोजन। पैथोजेंस में तो बेटा बैक्टीरिया भी आ जाता है, तो बैक्टीरिया की अगर हम स्टडी करेंगे तो बैक्टीरियोलॉजी उसको बोलते हैं। पैथोलॉजी में क्या है कि भाई यहाँ पे हम स्टडी करेंगे द साइंस विच डील्स विद द नेचर ऑफ डिजीज, देयर कॉजेज एंड सिम्टम्स एंड द इफेक्ट इज नोन एज पैथोलॉजी। द साइंस विच डील्स विद द नेचर ऑफ डिजीज, देयर कॉजेज एंड सिम्टम्स एंड इफेक्ट। समझे? नेचर ऑफ डिजीज, देयर कॉजेज, सिम्टम्स एंड इफेक्ट, वो क्या है? पैथोलॉजी। क्लियर? अच्छा हाँ, एक वर्ड और बताओ, ये भी तो काफी आता है, वेटरनरी, वेटरनरी मेडिसिन, इसका क्या मतलब है? वेटरनरी मेडिसिन, ये लिखा है मैंने, वेटरनरी मेडिसिन। पेट डॉक्टर, यस, यानी कि डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स जो होते हैं उनकी हेल्थ केयर, उसके लिए जब डिजीज वगैरह के लिए डिस्कस करते हैं, डील करते हैं, तो वो दवाइयाँ जो होती हैं कौन सी होती हैं? वेटरनरी मेडिसिन होती हैं। ठीक है। अच्छा ये बताओ, एंटोमोलॉजी बताओ, एंटोमोलॉजी, एंटोमोलॉजी, ENTOMOLOG भाई, एंटोमोलॉजी। स्टडी ऑफ ईयर, स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स, यस यस योगेश, आरती, यस, इंसेक्ट। भाई ये जूलॉजी है ना, एंटोमोलॉजी एक जूलॉजी की ब्रांच है जिसमें हम लोग किसी भी इंसेक्ट के स्ट्रक्चर, हैबिटेट, उसकी क्लासिफिकेशन की बात करेंगे, वो एंटोमोलॉजी में आएगा। क्लियर? यही है कहानी, और कोई परेशानी? देखो बेटा, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, चलो, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की। ये आपने पढ़ा होगा आई थिंक, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पढ़ा है क्या? कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन अगर आप 10th करके आए हैं अभी 11th में, तो आपने कहीं ना कहीं तो पढ़ा होगा, आप चाहे जिस भी किसी भी बोर्ड के रहिए, कंट्रोल कोऑर्डिनेशन आपको पढ़ने के लिए ज़रूर मिला होगा, क्योंकि नर्वस सिस्टम वगैरह मिला होगा। अच्छा डिलीट हुआ था, ओके, डिलीट हुआ था पार्ट, ठीक है। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, देखो भाई, देखो बेटा, कंट्रोल कोऑर्डिनेशन में क्या होता है, सब एक होता है रिसेप्टर, जो रिसीव करेगा स्टिमुलाई को, ठीक है ना, फिर उसका ट्रांसफर होगा, और फिर रेस्पॉन्स होगा, है ना? यही तो चीजें होती हैं कंट्रोल कोऑर्डिनेशन में। देखो फॉर एग्जांपल, आपने किसी लायन को आते हुए देखा, आपने किसी लायन को आते हुए देखा, तो आपकी आईज ने क्या किया? उस लायन को देखा, रिसीव किया उसको, कि भाई रिसेप्टर ने क्या किया? उसको रिसीव किया, ठीक है, उसको ट्रांसफर किया, कहाँ पे? ब्रेन के पास, और ब्रेन ने रेस्पॉन्स किया, रन, दौड़ना चालू करो, भागो, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी, लायन खा जाएगा, है कि नहीं? समझे कि नहीं समझे बेसिक में, कि सर हमने लायन को देखा, तो रिसेप्टर ने रिसीव किया, हमारी आईज ने, जो भी हमारे सेंस ऑर्गन है ना, तो आईज रिसीव करेंगे, ब्रेन के पास मैसेज गया,
ब्रेन ने मैच किया कि भाई ये कौन है, ये तो लायन है। रेस्पॉन्स में क्या किया, रन, भागना चालू, है कि नहीं। अब मुझे एक बात बताओ, आप में से कोई भी एक ऐसा बच्चा है जो कहे सर मेरे पास तो नर्वस सिस्टम है ही नहीं, ऐसा कोई बच्चा है जो कहे सर मेरे पास तो नर्वस सिस्टम है ही नहीं। सबके पास होगा। तो देखो मैं आपको एक स्टोरी बताता हूँ यहाँ पे, नर्वस सिस्टम आपका कैसे काम करता होगा, और कोई कहे सर मेरा तो काम ही नहीं कर रहा है। स्कूल में आपने देखा होगा, स्कूल में आपके फ्रेंड्स वगैरह रहते हैं, ठीक है, आप बैठे हुए हैं स्कूल में, अपनी टेबल चेयर जो भी है वहाँ पे बेंचेस वगैरह बैठे हुए हैं। तो कभी कभी होता है कि जो हमारे फ्रेंड्स होते हैं पीछे से हमें ऐसे थप्पड़ मारते हैं, क्यों भाई, हमें तंग करने के लिए। होता है कि नहीं ऐसा, थप्पड़ मारते हैं ऐसे पीछे से फ्रेंड्स हमारे, हम उसको मना करते हैं, अरे भैया रहने दो मत मारो, है ना। वो फिर से नहीं मानता है, वो फिर से देता है एक और, क्योंकि उसको तो तंग करना है ना, वो फिर से देगा। आप उसको फिर से पीछे से मुड़ेंगे, कहेंगे अरे भैया मत मारो यार, है ना, मत मारो, मैं काम कर रहा हूँ कुछ। तो फिर वो फिर से मारेगा आपको, थर्ड टाइम वो फिर से इस बार और जोर से थप्पड़ मारेगा। इस बार आप उससे कुछ नहीं कहेंगे, आप पीछे मुड़ेंगे और दो राम प्यारी उसके गाल पर रख देंगे। समझे कि नहीं समझे। फिर वो आपको अगली बार नहीं मारेगा। हुआ है कभी किसी के साथ ऐसा, है ना। तो देखो नर्वस सिस्टम काम कर रहा है कि नहीं। देखो आपका फ्रेंड पहले आपको थप्पड़ मारा था, ब्रेन गया, ब्रेन के पास मैसेज गया कि भाई देखो ये थप्पड़ मार रहा है। तो ब्रेन ने बोला चलो कोई बात नहीं, क्या बोल दो कि ठीक है, मना कर दो। उसने फिर से थप्पड़ मारा, ब्रेन ने बोला चलो भाई कोई बात नहीं, दूसरी बार भी माफ कर दो। उसने अब तीसरी बार भी थप्पड़ मारा, तो ब्रेन बोला अब तो हद हो गई, अब पहले इसके रसीद कर दो इसके गाल पे, है ना, इसका चालान काटो पहले, बाद में होगी कुछ बात अब। तो आपने रेस्पॉन्स किया कि नहीं किया, आपने रिसीव किया, आपने रेस्पॉन्स भी किया। तो नर्वस सिस्टम काम कर रहा है या नहीं, है ना। और देखो, और क्या है समझने के लिए, और कैसे इजीली समझ सकते हैं। आपको याद होगा आजकल जो मोबाइल फोन्स हैं इनके कुछ पूर्वज हुआ करते थे पहले के टाइम पे, एंशियंट कुछ पूर्वज हुआ करते थे इनके, दादा दादी जी टाइप के, है ना, जिनकी लंबी सी एक स्पाइरल टाइप की केबल रखी रहती थी, डॉट फोन होता था, उसमें रिंग बजती थी, फोन से वहीं से बात किया करते थे। घर के किसी कोने में टेलीफोन रखा रहता था क्या, देखा है आपने, है ना। तो एक बार क्या हुआ कि भाई उस टेलीफोन पे आया फोन, ऐसे टेलीफोन था, उस पे फोन आया, ठीक है। तो उस घर में कोई छोटी बच्ची थी, उसने फोन को रिसीव किया, मतलब फोन को रिसीव किया। तो उसमें एक अंकल जी बोले बेटा आपके पापा हैं क्या। तो वो जो बच्ची थी वो बच्ची बहुत अच्छी थी, समझदार थी, चालाक थी। तो उसने बोला पहले आप ये बताओ कि अंकल जी आप कौन बोल रहे हो, ठीक है। तो उस अंकल जी ने अपना इंट्रोडक्शन दिया कि मैं बेटा ऐसे ऐसे बोल रहा हूँ कि आपके पापा घर पे हैं, ठीक है। तो इस बच्ची ने अंकल की बातें रिसीव कर ली, ठीक है, इसको ट्रांसफर किया अपने पापा के पास, ठीक है। इसने बताया कि पापा ऐसे ऐसे एक अंकल जी हैं और कह रहे हैं कि आप घर पे हो क्या। तो पापा ने बातें सुनी, ठीक है, नाम सुना, अच्छा उन अंकल का फोन है। तो पापा बोले कि बेटा अंकल जी को बोल दो कि मैं घर पे नहीं हूँ, ठीक है। तो इस बच्ची ने रेस्पॉन्स किया, अंकल को बोला अंकल पापा कह रहे हैं कि वो घर पे नहीं है, और फोन रख दिया। समझे। तो इसमें रिसीव भी हुआ, रिसेप्टर ने रिसीव किया, मैसेज ट्रांसफर हुआ, और रेस्पॉन्स भी तो हुआ। समझे कि नहीं समझे। चलो फिर से समझाते हैं, फिर से देखो, ये बताओ सबके पास हार्ट है,
दिल तो सभी के पास होगा, ऐसा तो नहीं होगा कोई जिसके पास हार्ट ना हो, है ना। लंग्स भी होंगे, ये रहे लंग्स, है ना, ये रहे लंग्स। और सर ये मेरे पास दो राजमा है मेरी बॉडी में, जिनको आप लोग क्या कहते हैं, किडनी कहते हैं सर, है ना। दो राजमा है सर हमारे पास, जिसको क्या कहते हैं सर, आप किडनी कहते हैं। तो देखो सर, मान लो सर मैं इसको ए बोल देता हूँ, इसको मैं बी बोल देता हूँ, इसको मैं सी, है ना, ऐसा मैंने ले लिया। कंट्रोल कोऑर्डिनेशन का कंसेप्ट मैं समझा रहा हूँ किस तरीके से काम करता है, और नहीं काम करेगा तो क्या होगा, समझो इसको। कि बेटा ये जो हार्ट है, हार्ट का काम क्या है, ब्लड को पंप करना, ब्लड को पंप करना। इसकी कुछ स्पीड होगी, किसी पर्टिकुलर एक स्पीड के साथ ही पंप करता होगा, कुछ काम करने का क्राइटेरिया होगा इसका, होगा कि नहीं। तो ब्लड को पंप करता है ये, है ना। अब ये जो लंग है, ये क्या करता है, ब्रीथ, ये क्या करता है, ब्रीथ करता है। यानी कि ये जो लंग है सर, O2 और CO2 का बैलेंस बनाए हुए हमारी बॉडी में एक तरीके से, O2 को हमें देता है, CO2 को लेके जाता है बाहर, कर रहा है कि नहीं ऐसा, है ना। और सर ये जो किडनी है, ये ब्लड को फिल्टर करने में काम आती है, वेस्ट मटेरियल को इसमें से निकालती है ना। ये होता है कि नहीं, ऐसा तो नहीं है किसी की बॉडी में नहीं होता, सबकी बॉडी में होगा ऐसा। क्लियर। अब सुनो, अब बेटा कभी ये जो हार्ट है हमारा, ये हार्ट ये बोले कि मान लो ये 72 बीट पर मिनट के हिसाब से काम करता है ना। ये बोले कि भाई मैं तो 140 की स्पीड से चलूंगा, मुझे कोई मतलब नहीं है, मैं 140 की स्पीड से चलूंगा, मुझे कोई भी मतलब नहीं है, लंग से भी ना किडनी से, मुझे किसी से मतलब नहीं है। तो बेटा एक बात बताओ, बॉडी के अब ये जो ह्यूमन है, इसकी बॉडी पे इसका क्या इफेक्ट होगा, जल्दी बताओ। अगर हार्ट अपनी मर्जी से काम करेगा तो क्या होगा, तो ये जो ह्यूमन है बहुत जोर से रोएगा, है ना। क्योंकि देखो ये अपने स्पीड से काम कर रहा है, लेकिन किडनी तो अपनी नॉर्मल स्पीड से काम कर रहा है ना, तो ब्लड जो है इसके पास जल्दी जल्दी आएगा। तो भाई किडनी फिल्टर कैसे करेगा इतनी जल्दी, समझो पहले, किडनी फिल्टर नहीं कर पाएगा इतनी जल्दी से, है ना। अब ये जो लंग है भाई, लंग की भी तो कुछ स्पीड है, कि वो रेस्पिरेशन करेगा 1 मिनट में 10 से 12 15 बार रेस्पिरेशन करेगा। अब जब ब्लड इतनी तेज हो जाएगा, ब्लड जाएगा इस लंग के पास, कहेगा लाओ मुझे ऑक्सीजन दो, मुझे ऑक्सीजन दो। भाई लंग कहाँ से देगा, बॉडी के जो लाइफ प्रोसेस हैं, जो बेसिक प्रोसेस हैं, उसमें गड़बड़ हो जाएगी कि नहीं, हो जाएगी ना। या ये लंग बोल दे कि भाई आज संडे है, मैं काम नहीं करूंगा, मैं पूरी जिंदगी काम करते आया हूँ, मुझे एक संडे छुट्टी चाहिए, मैं काम नहीं करूंगा। पॉसिबल है क्या ऐसा, है ना। तो अगर इसने लंग ने काम करना बंद कर दिया, या इसने अपनी स्पीड बहुत कम कर ली, तो क्या होगा, प्रॉब्लम आएगी, हम अल्लाह को प्यारे हो सकते हैं, समझे कि नहीं समझे। और ये किडनी हमारी फेल हो जाए, किडनी कहे मैं ब्लड फिल्टर ही नहीं करूंगी, मेरा फिल्टर खराब हो गया, मैं ब्लड फिल्टर ही नहीं करूंगी, किडनी मना कर रही है। तो अब सोचो अब क्या होगा बॉडी में, नाइट्रोजिनस वेस्ट का जो प्रोडक्शन है जो हमारी बॉडी में होता है, वो मटेरियल कितना एक्यूमुलेट हो जाएगा, कितना बढ़ जाएगा हमारी बॉडी में, बहुत ज़्यादा, जिसकी वजह से तबीयत तो खराब ही होगी ही होगी, हमारी डेथ हो सकती है। तो यानी कि ये जितने भी हमारे ऑर्गन सिस्टम है ना, इनको एक कोऑर्डिनेटेड वे में काम करना है, कि भैया आप अपनी स्पीड से चलिए, हार्ट, किडनी आप भी अपनी स्पीड से चलिए, लंग आप भी अपनी स्पीड से चलिए, और हार्ट आप भी अपनी स्पीड से चलिए। ये ऐसे ही तो कहेगा इससे, बोलो, तभी तो हमारी पूरी बॉडी एक नॉर्मल तरीके से फंक्शन करेगी। समझ रहे हैं कि नहीं इस बात को, बोलो, बोलो, हेलो। तो यानी कि ये सारे के सारे जो भी बेटा
ऑर्गन सिस्टम है वो आपस में कोऑर्डिनेटेड वे में काम करेंगे ना, कोई भी अपनी मनमानी तो नहीं कर सकता, एज अ टीम वर्क काम करना पड़ेगा। अगर एक भी अपने उस पाथ से डाइवर्ट हो गया, किसी एक ने भी बात अगर नहीं मानी, तो पूरी बॉडी डिसबैलेंस हो जाएगी। यानी कोऑर्डिनेटेड वे में काम करना है कि नहीं? समझ में आया कोऑर्डिनेशन का क्या मतलब है यहाँ पे? और इसको कंट्रोल करने के लिए हमारे पास क्या है सर हमारी बॉडी में? अगर ये थोड़ा सा आगे पीछे भी होता है सर, तो सर नर्वस सिस्टम है और एक हार्मोनल सिस्टम है जिसको हम कहते हैं एंडोक्राइन सिस्टम। ये दोनों मिलके हमारी बॉडी में बनाते हैं एक इंटीग्रेटेड सिस्टम। AIPMT ने इसको पूछा था, एंड नर्वस सिस्टम प्लस एंडोक्राइन सिस्टम नोन एज अ इंटीग्रेटेड सिस्टम। समझे कि नहीं समझे? दोनों मिलके ही काम करते हैं। एज इट इज यही लाइन आ गई थी, बताओ भाई इंटीग्रेटेड सिस्टम किसको कहते हैं? नर्वस सिस्टम प्लस एंडोक्राइन सिस्टम। क्लियर हुआ? अब देखो अगली बार उसने फिर से क्या क्वेश्चन पूछा। अगली बार बोला कि भैया ये बताइए, क्या ये जो एंडोक्राइन सिस्टम है, क्या ये कंट्रोल करता है नर्वस सिस्टम को? ऐसा पूछा उन्होंने, मुझे बताओ क्या एंडोक्राइन सिस्टम नर्वस सिस्टम को कंट्रोल कर सकता है? करता है क्या? जल्दी से बोला करो। हेलो? कर सकता है क्या? कर सकता है? बच्चे कह रहे हैं सर कर सकता है, कर सकता है, यस यस यस, है ना? और मेरा आंसर है नो। मेरा आंसर है नो। भाई नर्वस सिस्टम जो है वो क्या है? ब्रेन। नर्वस सिस्टम क्या है? वो है ब्रेन का सिस्टम। ब्रेन। एंडोक्राइन सिस्टम क्या है? मतलब हाइपोथैलेमस, जो नीचे वाला पार्ट है सारा एंडोक्राइन का। ठीक है, नीचे वाला पार्ट। तो ये जो नर्वस सिस्टम है ये कंट्रोल करेगा एंडोक्राइन को कि भाई तुमको हार्मोन को रिलीज होना है या नहीं होना है, हार्मोन को रिलीज होना है या नहीं होना है। उसके काम को कौन देखेगा? ये नर्वस सिस्टम देखेगा ना। तो एंडोक्राइन सिस्टम नर्वस सिस्टम को कंट्रोल नहीं करता है, नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है एंडोक्राइन सिस्टम को। समझे कि नहीं समझे? क्योंकि हार्मोन को प्रोड्यूस होना है या नहीं होना है वो कौन देखेगा? नर्वस सिस्टम देखेगा, ब्रेन देखेगा हमारा। समझे कि नहीं समझे? ये एक दोनों एक दूसरे के साथ मिलके काम करते हैं हमारी, जिससे हमारी पूरी बॉडी जो है नॉर्मली फंक्शन कर सके, सारे के सारे जो बेसिक लाइफ प्रोसेस हैं वो कर सके, उसके लिए है इंटीग्रेटेड सिस्टम। बट ये इसको कंट्रोल नहीं करता है। क्लियर बेटा? AIPMT ने एज इट इज पूछा था इसको। समझे? और पेपर में कभी भी ऐसा नहीं आता है कि आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। पेपर बहुत ही अच्छा आता है। इस साल का देखिए 720 में से 720 मार्क्स आ गए बच्चों के, आउट ऑफ मार्क्स आ रहे हैं। तो आप इससे देख सकते हैं कि पेपर का लेवल किस तरीके का है कि नहीं? और पढ़ने वाले कितना पढ़ रहे हैं कि पूरा पेपर ही सॉल्व करके आ रहे हैं, है ना? पढ़ने की भी हद होती है सर। समझे कि नहीं समझे? यस। तो बेटा कंट्रोल कोऑर्डिनेशन के लिए हमारी जो बॉडी में है वो क्या है? नर्वस सिस्टम होता है। ठीक है, जो हमारी बॉडी में सारे काम जो है वो परफॉर्म करवाता है, कंट्रोल करता है कि भाई क्या करना है क्या नहीं करना है। ठीक है, जो मैंने एग्जांपल दिया था। और इसके लिए क्या होता है? ब्रेन होता है हमारे पास, CNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जो इसको ऑर्डर देता है कि नहीं? जैसे फॉर एग्जांपल ऐसे मान लो कि भाई ये हमारा बॉर्डर है, ठीक है, और ये हमारे आर्मी बैठी हुई है। ठीक है, तो हमारी आर्मी ने देखा कि कुछ पाकिस्तानी यहाँ पे घुसने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ आतंकवादी हैं जो यहाँ पे घुसने की कोशिश कर रहे हैं सीमा के अंदर। ठीक है,
और यहाँ पे इन्होंने क्या था, कुछ रिसेप्टर लगा रखे थे, रिसेप्टर थे जिन्होंने रिसीव किया, देखा कि भाई यहाँ पे तो कुछ पाकिस्तानी बॉर्डर के अंदर आने की कोशिश कर रहे हैं, है ना, कुछ लोग हैं। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने मैसेज भेजा दिल्ली मिनिस्ट्री को, दिल्ली गवर्नमेंट को, मतलब जो हमारी सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल गवर्नमेंट है, वहाँ पे भेजा, मैसेज ट्रांसफर किया कि भाई ऐसे यहाँ पे ना प्रॉब्लम आ रही है, पाकिस्तानी लोग आ गए हैं और ऐसे प्रॉब्लम आ रही है। तो सीएनएस ने इनकी बात सुनी, ट्रांसफर होगी बात, इन्होंने रेस्पॉन्स किया। क्या रेस्पॉन्स किया, बोला कि सबको गोली मार दो, किसी को मत छोड़ना। समझे नहीं समझे? तो मैसेज को रिसीव करना, उसको ट्रांसफर करना, फिर उसका रेस्पॉन्स करना। क्लियर है कि नहीं? ये चीजें होती हैं, जैसे कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो पहले आप कुछ सुनते हैं ना कि सर क्या कहना चाहते हैं, तो भाई पहले आप कुछ सुनते हैं ना, तभी तो यस नो कुछ बोलेंगे। जैसे कि मैं बोलूं भाई जब ये सब ओपन हो जाएगा तो हम लोग मूवी देखने चलेंगे, तो आप आपका आंसर क्या होगा, यस और नो, कोई एक ही ऑप्शन चूज करेंगे आप, है कि नहीं? यस। देखो, हाँ मैं अपने बर्थडे पे ले चलूंगा सबको मूवी दिखाने, ठीक है। कंट्रोल कोऑर्डिनेशन क्लियर हो गया। और कंट्रोल कोऑर्डिनेशन के बाद ये हमारा ये बेसिक कंप्लीट हो गया, कंट्रोल कोऑर्डिनेशन। सेल के बारे में कुछ पढ़ना चाहोगे क्या, कि भाई सेल के बारे में कुछ पढ़ना चाहोगे? अच्छा एक बात बताओ, आप लोगों ने सेल डिवीजन तो पढ़ा होगा ना बेटा, सेल डिवीजन, है ना? दो टाइप का आपने पढ़ा होगा सेल डिवीजन। क्या पढ़ा है? सर एक तो हमने पढ़ा है माइटोसिस, और सर एक हमने पढ़ा है मियोसिस, है ना? ये पूरा फुल डिटेल में है 11th में, ठीक है। इसको स्टार्ट करेंगे हम। तो माइटोसिस क्या होता है सर, एक सेल से दो सेल में डिवाइड होते हैं। सर ये जो सेल होगा ना, ये केवल रिप्रोडक्टिव सेल को छोड़ के कोई भी सेल हो वहां पे होगा, और सेम डिवीजन में होगा। यहाँ पे कोई भी क्रोमोसोम नंबर में कमी नहीं आती है। यानी मान लो अगर ये डिप्लॉयड है 2n, तो ये भी कैसा रहेगा, 2n। समझे कि नहीं समझे? और मियोसिस कब होता है सर, ये गैमेट्स बनाने के टाइम पे होता है ना। रिप्रोडक्टिव सेल्स के अंदर मियोसिस होता है सर, और ये ना एक रिडक्शनल डिवीजन है। रिडक्शनल डिवीजन मतलब कम कर देगा, रिडक्शन क्या होता है, कम करना ना। तो अगर कोई 2n है तो ये क्या करेगा, उसको n में कन्वर्ट कर देगा, और वहां मियोसिस हो रहा है तो। समझे कि नहीं समझे? तो यानी जो क्रोमोसोम नंबर है उसको क्या कर देगा, हाफ कर देगा। होता है कि नहीं? भाई जैसे फॉर एग्जांपल मैं समझाऊंगा आपको, आपने सेक्स डिटर्मिनेशन पढ़ा होगा, कोई भी ऐसा है जिसने नहीं पढ़ा सेक्स डिटर्मिनेशन? जैसे कि सर मेल और सर फीमेल। सर मेल फीमेल जो होते हैं इनके पास 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, यानी कि 23 पेयर में होते हैं, है ना। जब ये अपने गैमेट बनाएंगे तो मियोसिस होगा, तो कितना ट्रांसफर होगा, केवल हाफ, 23 होंगे। अब हर एक क्रोमोसोम की केवल एक कॉपी, यानी केवल एक ही सिंगल में आएगा, पेयर में नहीं आएगा। सर अब ये दोनों आके फर्टिलाइज करेंगे, फ्यूज होंगे, और क्या बना लेंगे, 46। मतलब कि सर यही एज इट इज बन गया। इसको क्या बोल देंगे, जायगोट। क्या भाई, आपने ऐसे पढ़ा होगा, या आपने इसको ऐसे पढ़ा होगा कि भाई ये 2n है, ये 2n है ना। यहाँ पे अभी हाफ आएगा, ये n आएगा, ये n आएगा, ये फिर से मेटिंग करेंगे, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2n हो जाएगा, डिप्लॉयड हो जाएगा, जायगोट बन जाएगा। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, बोलो, है ना। माइटोसिस मियोसिस, ये तो जस्ट एक जस्ट बेसिक शुरुआत है, तो बहुत बड़ा चैप्टर है सेल डिवीजन, पढ़ने को मिलेगा, बहुत सारी चीजें इसमें पढ़ने को मिलेंगी, ठीक है।
है ना। लेकिन माइटोसिस में देखोगे ना सर, तो माइटोसिस में ना यहाँ पे ये 2n है तो सर ये 2n ही होगा, ये भी 2n होगा सर, ये भी 2n होगा। समझे कि नहीं समझे? ऐसा होगा। क्लियर है? तो बच्चों को बेसिक प्रॉब्लम यही रहती है 2n वाली, सर ये कहाँ पे होगा, ये कहाँ पे नहीं होगा, है ना। ये आपने पढ़ा होगा ऑब्वियसली, है ना। और देखो, अ, अगर मैं आपसे ऐसे पूछता हूँ, इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज, क्योंकि हम लोग पढ़ने वाले हैं अच्छे तरीके से सारी चीजें 11th में, तो मुझे बताओ इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज का क्या मतलब है और क्यों जरूरी है? जरूरी क्यों है, मुझे ये बताओ, बोलो। फूड रिसोर्सेज का इम्प्रूवमेंट क्यों जरूरी है, ये है क्या? बोलो सर। क्वालिटी ऑफ गुड एंड हेल्दी फूड फॉर प्रॉपर हेल्थ एंड मेंटेनेंस ऑफ बॉडी, यस। यस, वेरी गुड वैष्णवी। यस, काफी अच्छा लिखा है। यानी कि सर ये जो फूड हम खाते हैं ना, ये जो फूड हम खाते हैं इसमें, इसकी जो क्वालिटी है, यानी कि सर इसमें जो विटामिन हमें मिल रहे हैं, इसमें सर जो मिनरल ऑयल हमें मिल रहा है, मिनरल है, ऑयल है, सर इसमें जो प्रोटीन कंटेंट है ना, और भी कुछ चीजें एक्सेट्रा जो भी हमें मिलती हैं सर, इस ये जो विटामिन मिनरल ऑयल प्रोटीन वगैरह, ये जो सारी चीजें हैं जो हम फूड खाते हैं, अगर उसमें गुड क्वालिटी में गुड क्वांटिटी में ये सब प्रेजेंट होगा, तो हमारी बॉडी को प्रॉपर एक बैलेंस डाइट मिलेगी कि नहीं। यानी हमें ना फिर ऐसा नहीं है कि भाई जैसे जिम वाले ऐसे कहते हैं ना, जो जिम वगैरह करते हैं, अरे मैं डेली के 12 अंडे खाता हूँ, मैं 15 अंडे खाता हूँ। ऐसा सुना है कि नहीं सुना, मुझे इतना प्रोटीन चाहिए, मैं डेली इतना प्रोटीन लेता हूँ, है ना। तो यानी कि उन्हें रिक्वायरमेंट है उनकी बॉडी को इतने प्रोटीन की, है ना। तो क्यों ना सर कुछ ऐसा फूड हो हमारे पास जिसमें से हमें बहुत ज्यादा क्वांटिटी में ना खाना पड़े, हमारी कम क्वांटिटी में ही हमें ज्यादा से ज्यादा मिनरल्स मिल जाएं, कि भाई फूड की क्वांटिटी अच्छी हो। जैसे सर हम बेसिकली एक कटोरी दाल डेली खाते हैं फॉर एग्जाम्पल, तो सर जो एक कटोरी खाते हैं उसके अंदर ये सारी चीजें अगर प्रॉपर क्वांटिटी में प्रेजेंट हों, बेटर क्वालिटी में बेटर क्वांटिटी में, तो हेल्थ के लिए अच्छा होगा कि नहीं, कि भाई हेल्थ के लिए अच्छा होगा या नहीं? होगा ना। जैसे कि आपने देखा होगा कि इन दिनों में जब कोरोना चल रहा है ना, तो लोग बोल रहे हैं कि आप मल्टीविटामिन मल्टी न्यूट्रिशनल वाली टैबलेट लीजिए, है ना। मल्टीविटामिन वाली टैबलेट लीजिए, ओमेगा 3 लीजिए, फलाना फलाना तमाम तरीके की मैग्नीशियम वाली, सिट्रस वाली, पता नहीं कौन कौन सी इतनी टैबलेट्स आज के टाइम पे मार्केट में अवेलेबल हैं। विटामिन C लीजिए, और भी बहुत सारे हैं, डी लीजिए, कैलमैक डी लीजिए, इतने सारे प्रोडक्ट्स की दवाइयाँ लीजिए। तो बेटा क्या मुट्ठी भर के, हाथ भर के दवाइयाँ लेगा क्या आदमी, क्यों भाई? यानी कि वो न्यूट्रिशन बॉडी में पूरा करने के लिए इतनी ज्यादा, एक हाथ भर के हो जाएंगी दवाइयाँ तो, अगर सारी की सारी न्यूट्रिशन की एक एक टैबलेट भी लेगा, और कितनी महंगी आएंगी। तो क्यों ना हमारा जो फूड हो उसी से ही हमें सारी चीजें मिल जाएं, जो हम डेली यूज में, जो डेली खाना खाते हैं, है कि नहीं? बोलो। जैसे अभी आजकल कोरोना में क्या देखा गया है कि लोगों के अंदर हीमोग्लोबिन कम हो रहा है, तो हीमोग्लोबिन के लिए प्रोटीन चाहिए। भाई हीमोग्लोबिन, हीम प्लस ग्लोबिन, तो एक पार्ट प्रोटीन है एक पार्ट आयरन है, समझे कि नहीं समझे? तो आयरन की टैबलेट वो लोग ले रहे हैं, अलग से प्रोटीन ले रहे हैं, जिससे हीमोग्लोबिन बनता रहे। तो क्यों नहीं फूड से ही हमें मिले। और जरूरत क्यों है भाई फूड रिसोर्सेज को इम्प्रूव करने की? पॉपुलेशन बढ़ रही है ना,
कि भाई मैंने आपको बताया था क्या, पॉपुलेशन देखो, पहले इस इंडिया के अंदर 1947 में 33 करोड़ लोग रहते थे। आज 2021 के टाइम पे 133 करोड़ लोग रहते हैं। कि भाई 1947 के टाइम पे 33 करोड़, आज 220 के टाइम पे 133 करोड़। इतनी जगह में तो बेटा पॉपुलेशन बढ़ गई तो डिमांड बढ़ेगी ना। तो ये जो फूड रिसोर्सेज हैं इनको, इनकी क्वालिटी बढ़ाने की जरूरत है ना, क्योंकि लोग रह रहे हैं तो वैसे ही एग्रीकल्चर के लिए लैंड आज अवेलेबल नहीं है इतनी। क्यों भाई, है क्या अवेलेबल? आपने देखा होगा, आप करीब 15 साल के होंगे अभी, आपने कुछ सालों में देखा होगा कि भाई जो गांव भी हैं वो भी बड़े हो गए हैं, जो शहर हैं वो तो और बड़े हो गए हैं। इंडस्ट्री पे इंडस्ट्री लगती जा रही है, तो अर्बनाइजेशन हो रहा है कि नहीं, डेवलप हो रहा है कि नहीं सब एरिया। तो एग्रीकल्चर के लिए फूड कहाँ से आएगा? और एज अ डॉक्टर जब आपसे लोग कहेंगे कि सर मैडम ये जो फूड है हमें खाना ही नहीं पूरा मिल पा रहा है, तो बीमारियां तो ऑब्वियसली होंगी ना, होंगी कि नहीं? कल हमने ऑब्वियस इसके लिए पूरी बात की थी। बोलो, तो ज़रूरत है कि नहीं इसको, फूड रिसोर्सेज को बड़ा करने की? भाग गए क्या क्लास में से? शक्तिमान देख रहे हो सब लोग बैठ के? कोई कुछ बोल क्यों नहीं रहा है? हम्म, समझे? तो सोचना कि इम्प्रूवमेंट ऑफ फूड रिसोर्सेज ज़रूरत क्यों है ना। एज अ डॉक्टर आपको आगे ऐसे केसेस मिलेंगे, लोग पूछेंगे कि बेटा लैंड तो है नहीं, एग्रीकल्चर तो हो नहीं रहा इतना पहले के मुकाबले, लैंड तो है नहीं, तो आगे आने वाले टाइम पे कैसे चलेगा, फूड ही नहीं मिलेगा तो लोग क्या करेंगे? सोचना ये चीज। और बेटा आपने कभी सोशल हेल्थ के बारे में कुछ पढ़ा है क्या, सोशल हेल्थ? सोशल हेल्थ के बारे में जानता है क्या कोई कुछ? क्योंकि एज अ डॉक्टर आप जब बायो के फील्ड से, तो ये सोशल हेल्थ जो है आपको पता होना बहुत जरूरी है, अच्छे तरीके से बिल्कुल, क्योंकि आगे आने वाले टाइम पे जो आपको केसेस मिलने वाले हैं वो सोशल हेल्थ के बहुत ज्यादा मिलने वाले हैं, है ना। तो क्या है ये सोशल हेल्थ? एक बात हो, क्या लोगों को मेंटल स्ट्रेस है? क्या लोगों को मेंटल स्ट्रेस है? हाँ, क्या कुछ एडिक्शन नाम की कोई चीज है क्या इससे रिलेटेड? एडिक्शन किसको कहते हैं भाई मेंटल स्ट्रेस? और इस मेंटल स्ट्रेस में ऐसा क्या है कि जिसकी वजह से मेंटल स्ट्रेस भी आ रहा है? सोशल हेल्थ जो है वो आज के टाइम पे देखा जाए तो सबसे ज्यादा डिस्टर्ब्ड सोशल हेल्थ है। आप डेटा उठा के देख लो, सबसे ज्यादा परेशानी सोशल हेल्थ की है आज के टाइम पे। यस, किसी ने आंसर दिया, दिव्या ने सर, सोशल हेल्थ इज द एबिलिटी ऑफ पर्सन टू स्टेब्लिश रिलेशनशिप विद ईच पर्सन, विद अदर पर्सन। यस, बिल्कुल। तो सोशल हेल्थ तो ये कहती है कि भाई ये एक ह्यूमन जो है, इस ह्यूमन को दूसरे ह्यूमन के साथ अच्छा रिलेशनशिप बिल्ड करना चाहिए। जब भी कोई भी जब परेशान हो, तकलीफ में हो, तो एक दूसरे की हेल्प की जा सके। यही तो होता है कंसेप्ट, इसी को कहते हैं सोशल हेल्थ, है ना। लेकिन आप आज के टाइम पे देखिए, कहीं भी अगर रोड एक्सीडेंट हो जाए, कुछ भी परेशानी हो जाए, तो लोग उनकी हेल्प करने नहीं जाएंगे, मोबाइल निकालेंगे और वीडियो बनाएंगे। क्यों भाई, लोग मोबाइल निकाल के वीडियो बनाएंगे आराम से, फोटोज लेंगे। तो ये किस टाइप की सोशल हेल्थ है भाई? क्या डिस्टर्ब्ड है कि नहीं? जो लोग हैं क्या वो मेंटली इल हो गए हैं?
जब कोई पर्सन परेशानी में, उसका एक्सीडेंट हो गया, उसके हाथ में फ्रैक्चर है, पैर टूट गया, कुछ भी है, तो फर्स्ट काम क्या होना चाहिए? उसको हॉस्पिटल पहुंचाना ना। क्या होना चाहिए कि सर उसको पकड़ें और हॉस्पिटल पहुंचाएं। लेकिन बिसाइड्स दिस लोग क्या कर रहे हैं? फोटो खींचते हैं, वीडियोस बनाते हैं। और ऐसे पिछले जब से फोन चला है, कई सारे देखे गए हैं ऐसे केसेस कि लोग डूब रहे हैं, लोग डूबते हुए फोटो खींच रहे हैं, या फोटो खींच रहे हैं, टिकटॉक बना रहे हैं, और देखिए क्या हालत हो रही है, डेथ हो जाती है लोगों की। रोड पर खड़े होकर टिकटॉक बना रहे हैं, फोटोज ले रहे हैं, सेल्फी ले रहे हैं, तो उसमें गड़बड़ हो गई, किसी के कहीं चोट लग गई, किसी के कुछ। तो ये सोशल हेल्थ को देख रहा है क्या? और लोग जो है इस आईफोन नाम की इस चिड़िया में, इस फोन में इतने ज्यादा घुसे हुए हैं कि उनके सराउंडिंग में, सोशल में क्या हो रहा है उन्हें मतलब ही नहीं है। कि उन्हें किसी की जरूरत है, या सराउंडिंग में, सोसाइटी में, घर में क्या हो रहा है, मतलब ही नहीं है। तो जब उनको किसी की जरूरत थी, उनकी किसी को जरूरत थी ना, तो वो हेल्प करने के लिए गए, और जब उनको जरूरत होगी तो कोई उनकी हेल्प करने नहीं आएगा। यही तो है ना। तो सोशल हेल्थ है कि नहीं? और इन सारी चीजों से क्या पता चलता है कि भाई ये सब लोग मेंटली पागल हैं क्या, मेंटली बीमार हैं क्या, सबके सब? कि भाई, बोलो, है ना? ऐसा कौन करेगा, है ना? तो ये परेशानी है। और देखो मेंटल स्ट्रेस, आज के टाइम पे बेटा डॉक्टर्स के पास देखना, जो मेन प्रॉब्लम है ना आज के टाइम पे, वो मेंटल स्ट्रेस की है। और यूथ में सबसे ज्यादा देखने को मिल रही है। मेंटल स्ट्रेस किसी भी चीज से आ सकती है। भाई आप पढ़ाई कर रहे हैं, तो पढ़ाई नहीं हो पा रही, उससे मेंटल स्ट्रेस आ रहा है, या घर में कोई प्रॉब्लम चल रही है, उससे मेंटल स्ट्रेस आ रहा है, कहीं से भी। जो लोग हैं वो डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं मैक्सिमम, मेंटल स्ट्रेस का। ठीक है। क्यों? ऐसा देखा जा रहा है कि भाई जितनी ज्यादा टेक्नोलॉजी आई है, जितनी ज्यादा टेक्नोलॉजी आई है, लोग उतना ही खुद में बिजी हो गए, किसी और से तो बात ही नहीं कर रहे। कि भाई लोगों के पास लोग नहीं है बात करने के लिए, उनको अलग ही मेंटल स्ट्रेस आ रहा है। कि भाई, समझे कि नहीं? तो ये केस सबसे ज्यादा मिलने वाले हैं, और बहुत ज्यादा हो चुके हैं आज की तारीख में। मेंटल स्ट्रेस के ऊपर आप कभी देखना, ब्लॉग वगैरह आते रहते हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है आज के टाइम पे स्ट्रेस की। ठीक है। ये जो टेक्नोलॉजी डिजिटलाइजेशन जितना हुआ था, वो हमारे इजी कंफर्ट के लिए हुआ था, लेकिन उससे हमें क्या हो गया? मेंटल स्ट्रेस ही हो रहा है ना? लोग बात नहीं करते हैं आज एक दूसरे से। दूसरा है ये एडिक्शन। क्या कहता है एडिक्शन? क्या आपने एडिक्शन तो सुना होगा बेटा, कभी पढ़ा है आपने एडिक्शन के बारे में? व्हाट इज एडिक्शन? क्या है ये एडिक्शन, कैसे कह सकते हैं सर एडिक्शन? और कहाँ से होता है ये एडिक्शन, किस एज में, मतलब कैसे आता है किसी चीज का एडिक्शन? बता सकते हैं कुछ? देखो एडिक्शन में ना सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि एडिक्शन में जो यंग एज के जो बच्चे होते हैं, स्कूल के जो बच्चे होते हैं, सबसे पहले ना उनको सिक्योर करना, उनको प्रोटेक्ट करना बहुत जरूरी है ना? देखो क्या होता है कि स्कूल वगैरह में हमारे सब एक साथ के बच्चे होते हैं, है ना? तो आज के टाइम पे क्या है कि सबको अपना ना एक लेवल मेंटेन करने की आदत पड़ गई कि हमें खुद को अच्छा दिखाना है ना? हमें खुद को एक लेवल पे हाई सोसाइटी जैसा बनना है। तो हाई सोसाइटी के मैचअप के चक्कर में, उनके जो हाई लेवल के स्कूल्स में देखो हर तरीके के ग्रुप होते हैं, तो उसमें ना वो लोग देखते हैं कि भाई ये लोग ड्रिंक कर रहे हैं, अल्कोहल ले रहे हैं, तो वो खुद को छोटा समझते हैं, अरे हम अल्कोहल नहीं ले रहे, हम कैसे लोग हैं? तो अल्कोहल लेना स्टार्ट कर देते हैं, ड्रग लेना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है। और भी जो गुटखा सिगरेट वगैरह टाइप की जो परेशानियां हैं, वो लेना स्टार्ट कर देते हैं। किस प्रेशर में आगे लेते हैं कि भाई उनके जो साथ वाले हैं वो सब कर रहे हैं और हम नहीं कर रहे हैं, तो क्या हम छोटे हो गए हैं क्या? उनको लगता है कि ये सारी चीजें ना बड़े लोग करते हैं, ये एक हाई स्टैंडर्ड को शो करती है सारी चीजें। तो धीरे धीरे क्या होता है, वो है इसके हैबिचुअल हो जाते हैं, लेने लगते हैं। ठीक है। कोई भी चीज़ हो, चाहे वो स्मोकिंग हो, या वो कोई ड्रग हो, या कोई अल्कोहल हो। ठीक है। एडिक्टेड हो जाते हैं। और जब एडिक्टेड हो जाते हैं तो उनको
अपने घर वालों की ना तो किसी की बात समझ में आती है। उस एज के जो बच्चे होते हैं उन्हें अपने घर वाले लगते हैं दुश्मन। उन्हें लगता है कि उनके जो दोस्त हैं वो सबसे ज्यादा अच्छे हैं, है ना। उनकी बातें वो सुनते हैं कि अरे हम तो बड़े हो गए, हमें किसी की जरूरत क्या है। तो धीरे धीरे उनका जो कंसंट्रेशन है पढ़ने से दूर चला जाता है, पढ़ाई छूट जाती है। या उनको अपने कैरियर के लिए जो भी करना था, अपने घर के लिए जो जिम्मेदारियां थी वो करनी थी ना, उनको भी नहीं निभा पाते, है ना। बहुत ज्यादा एडिक्टेड हो जाते हैं। एडिक्शन बेटा किसी भी चीज का हो सकता है, फोन का एडिक्शन हो सकता है। आजकल देखो, छोटा सा, मैं कल एक एग्जांपल दे रहा था आपको, एक छोटा सा बच्चा है जो 1 साल का भी नहीं है, जो 1 साल का भी नहीं है, और आज वो जब खाना या दूध कुछ भी उसकी मम्मा उसको पिलाती हैं, खाना खिलाती हैं, तो वो बिना उस मोबाइल को देखे हुए खाना नहीं खाता है। क्यों भाई? उसको डोरेमोन और नोबिता को उसको सुनना है, तब वो पहले उसको खाना खाएगा, पहले उसको सुनेगा तब खाना खाएगा। तो क्या ये कि ये एडिक्शन नहीं है? क्या ये मेंटल इलनेस नहीं देगा आगे जाके? क्यों भाई? बोलो। हेलो। देगा ना। तो बेटा जब ये सारी चीजें आएंगी, तो यानी कि जो एडिक्शन है वो किसी भी, सर किसी भी चीज के लिए एक हद से ज्यादा लिमिट में, मतलब लिमिट क्रॉस कर जाना, बहुत ज्यादा हो जाना कि हम उसके बिना रह ही ना पाए, वो एडिक्शन है। जैसे कि आजकल एक देख लो, मोबाइल फोन, लोग बैठ जाते हैं टिकटॉक पे और 2 घंटे 3 घंटे 5 घंटे 6 घंटे पता नहीं चलता, पूरा दिन टिकटॉक पे निकाल देते हैं। देखो मैं आज बताता हूँ एक स्टोरी, कि पहले के टाइम पे, यानी जब हम छोटे से तो हुआ करते थे, तो हमारी मम्मी हमको मारती थी, हमारी मम्मी हमको मारती थी कि चलो बाहर से, चलो पढ़ाई करना, चलो बहुत खेल लिए, चलो पढ़ाई करना। आज मम्मी फिर भी मारती हैं बच्चों को, क्यों? ये मोबाइल छोड़ो और बाहर जाके खेलो। उल्टा हो गया सीन। मम्मी का मारना बंद नहीं हुआ है, मम्मी तब भी मारती थी, आज भी मारती हैं। सीन चेंज हो गया है। पहले पढ़ाई करने के लिए खींच के लाती थी, आज खेलने के लिए भेज रही हैं, अरे जाओ इसको छोड़ो और खेलो। समझ रहे हैं कि नहीं? कितना है, चीजें कैसे बदल रही हैं। मम्मी नहीं बदली, मम्मी तो आज भी मारती हैं, उनको तो पता है कैसे सीधा करना है, लेकिन क्राइटेरिया बदल गया, है ना। तो ये चीजें आपको दिखेंगी अपने फ्यूचर में, जब आप आगे जाके डॉक्टर बनेंगे, ये सारी चीजें जस्ट आने वाली हैं। जैसे आई थिंक टिकटॉक आया था ना एक, क्या गवर्नमेंट ने बंद कर दिया ना, टिकटॉक को बैन कर दिया था ना? टिकटॉक बैन हो गया था क्या, है ना? यस। देखो टिकटॉक बैन हो गया था, तो टिकटॉक की कहानी सुनी थी आपने कि भाई वो पता नहीं कौन सी एक एंटरटेनमेंट ऐप बनाई गई थी, लेकिन हमारे इंडिया के यूथ जो थे वो इतने ज्यादा फालतू, भाई इतने ज्यादा फालतू, कि वो बैठ के टिकटॉक सुपरस्टार बने हुए हैं, कुछ यही कहानी चल रही थी ना उनकी, है ना। पढ़ाई लिखाई से उससे किसी को कोई मतलब नहीं है, किसी चीज से, सब टिकटॉक पे सुपरस्टार बने पड़े हैं, है ना। कुछ ऐसा ही कुछ सीन हुआ था जिसको देखते हुए गवर्नमेंट ने आई थिंक टिकटॉक को बंद कर दिया, है ना। तो देखो लोगों को कितनी ज्यादा उसकी हैबिट हो गई टिकटॉक की। एक वो भी तो चला था, एक गेम चला था, क्या नाम था उसका, पबजी। पबजी, है ना। वो भी तो बैन हो गया ना। तो देखो पबजी की कैसी हालत थी। तो उसका तो बहुत ही गंदा एडिक्शन था, पबजी का तो, है ना। उसमें मुझे याद है कि उसमें तो वीडियोज आते रहते थे, बंदा बंदा इसको मारो मारो मारो, बंदा बंदा, है ना। तो अच्छा किया उसको बैन कर दिया तो। जैसे फेसबुक है, सर अभी भी है, बट फ्री फायर का, ओके वो मुझे नहीं पता, मैंने तो नहीं खेला कभी, टाइम ही नहीं मिलता, कहाँ से खेलेंगे। तो यानी जो भी चीज़ है, इंस्टाग्राम है या आपका फेसबुक है, और भी जो एप्स हैं, उनको उतना ही इस्तेमाल करिए जितना आपको ज़रूरत है, एडिक्शन मत लगाइए। यानी कि अगर वो आपके पढ़ने के बीच में आते हैं, है ना,
तो आदत मत लगाइए, क्योंकि वो तो हमेशा चलता रहेगा। अगर आप उसको सर्व कर रहे हैं ना, तो आप उनको पैसा कमा के दे रहे हैं। समझे कि नहीं समझे? तो आप उस पर टाइम वेस्ट ना करके अपना पढ़ाई लिखाई करें। ठीक है, इस एडिक्शन से सब बचें। क्लियर? और ये स्ट्रेस जो है, बच्चों को जो स्ट्रेस आता है ना, आपने देखा होगा स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए भी कई सारी संस्थाएं हैं जो काम कर रही हैं। जैसे कि एक लाफ्टर क्लब, आपने सुना है क्या बेटा? लाफ्टर क्लब मतलब इसमें क्या है, जो एज मतलब जो लोग होते हैं उनका एक ग्रुप बन जाता है, और वो सुबह सुबह किसी पार्क में जाके, आपने देखा होगा, बहुत जोर जोर से चिल्लाते हैं, बहुत जोर जोर से हंसते हैं, है ना? ऐसे लगता है जैसे आसमान नीचे आ जाएगा अभी। देखा है कभी ऐसा टीवी वगैरह मूवीज में, कभी देखा होगा? तो वो किसके लिए है? वो उस स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए है ना। समझे कि नहीं समझे? और एक बात याद रखिए, अगर आपको कभी भी स्ट्रेस आता है, या आप कभी भी ऐसा फ्रस्ट्रेटेड महसूस करते हैं कुछ भी, कभी भी, क्योंकि हर किसी को आता है, देखो मुझे भी आता है, मैं सुबह का बैठता हूँ 8 बजे का क्लास लेने, रात के 8 बजे तक लेक्चर्स लूंगा, मुझे भी स्ट्रेस आता है। अगर कभी भी ऐसा स्ट्रेस वगैरह कोई भी फील करता है, तो आप क्या करिए, आपका जब भी आपको फ्री टाइम रहता है, आपका कभी भी फ्री टाइम रहता है, तो आप अपनी फ्री टाइम में अपनी वो हॉबीज को करिए जिसको आप करना चाहते हैं। फ्री टाइम में खाली मत बैठिए कभी भी, काम करिए। जैसे भाई आपको सिंगिंग पसंद है, गाइए। आपको म्यूजिक पसंद है, म्यूजिक से रिलेटेड आप वो काम करिए। आपको पेंटिंग पसंद है, पेंटिंग करिए। आपको रीडिंग पसंद है, जैसे बहुत से बच्चों को अलग अलग टाइप की बुक्स रीड करना पसंद है, वो करिए। कुकिंग पसंद है, कुकिंग करिए। स्पोर्ट्स पसंद है तो जाके थोड़ा सा स्पोर्ट्स खेलिए। समझे नहीं समझे? बहुत से बच्चे हेल्थ वाइज काफ़ी, हेल्थ को काफ़ी ध्यान देते हैं, तो स्पोर्ट्स खेलिए, जिम जाइए, एक्सरसाइज करिए, जो भी करना है करिए, लेकिन अपने फ्री टाइम में कुछ ना कुछ करते रहिए, यानी बिजी रखिए, और वो काम करिए जो आपको अच्छा लगता है। ये नहीं सर टिकटॉक खोल लिया था मैंने तो बहुत मजा आ रहा था, है ना, 2 घंटे बैठ के सर इंस्टाग्राम चलाया, सारा फ्रस्ट्रेशन दूर हो गया। ऐसा नहीं करना। अपनी हॉबी से रिलेटेड कुछ काम करना है, इस मोबाइल फोन से अलावा। समझे? बहुत हेल्प मिलेगी इससे आपको। चलो, तो फिर बेटा हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, और नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग अपना सिलेबस स्टार्ट करते हैं। ठीक है? आई थिंक बेसिक्स हमने काफ़ी दे दिया आपको, और भी कुछ होगा तो बेसिक्स मैं आपको और दूंगा। ठीक है? तो कुछ चीज़ें समझ में आई? बेटा फर्स्ट चैप्टर से हम लोग पढ़ेंगे, लिविंग वर्ल्ड से स्टार्ट करेंगे, है ना? मैं आपका बॉटनी पार्ट लूंगा, जो भी बॉटनी है ना आपका, बायोलॉजी का 11th 12th का पूरा बॉटनी पार्ट लूंगा मैं। जैसे कि आपके फर्स्ट 3 चैप्टर्स हैं, लिविंग वर्ल्ड, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन एंड प्लांट किंगडम, वो तीनों चैप्टर्स मैं लूंगा। ठीक है? स्टार्टिंग के पहले बॉटनी के चैप्टर्स हैं। ठीक है? फिर उसके बाद चैप्टर नंबर 4 आपका जूलॉजी का है। चैप्टर नंबर 5 मॉर्फोलॉजी। सर बुक्स के बारे में बताइए। बेटा मैंने बुक्स के बारे में बताया था, आई थिंक आप नए हैं क्या? आप नए हैं क्या? आजिंग क्या? किसने पूछा है? चलो जिसने भी पूछा है, देखो बेटा, आपको थ्योरी से रिलेटेड अगर बुक की रिक्वायरमेंट है, किसी को भी कि सर हमें थ्योरी के लिए एक्स्ट्रा घर पे पढ़ने के लिए चाहिए, तो आप बेटा एक बुक ले सकते हैं, ट्रूमैन। ट्रूमैन्स पब्लिकेशन की बुक आती है, करीब 800-900 हज़ार पेज की एक बुक आएगी, 11th की। ठीक है? आप इसको ले सकते हैं थ्योरी के लिए, बाकी कुछ और मत लेना, ट्रूमैन्स लेना। सेकंड, आपको क्वेश्चन एमसीक्यू सॉल्विंग के लिए चाहिए, तो उसके लिए आप एमटीजी फिंगर टिप लेना, ऑनलाइन मिल जाएगी। चेक कर लेना मतलब कहाँ पे सस्ती मिल रही है। फिंगर टिप, एमटीजी फिंगर टिप करके आती है, एनसीईआरटी, एनसीईआरटी फिंगर टिप करके। और एक आपको 32 ईयर्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बुक लेनी है, बायोलॉजी की 32 ईयर्स
प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होंगे इसमें चैप्टर वाइज। चैप्टर वाइज क्वेश्चन मिलेंगे आपको इसमें, ठीक है। तो ये तीनों चीजें आपके पास होनी चाहिए बस, इसके अलावा आपको कोई जरूरत नहीं है, बाकी तो हम सब आपको प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। एकेडमी बेटा मुझे आइडिया नहीं है कि एकेडमी प्रोवाइड करेगी या क्या सीन है। मुझे कोई आइडिया नहीं है बुक्स का, ठीक है, प्रोवाइड करने के रिगार्डिंग। ये तो आप लोग देखना कि क्या है। लेकिन मैं आपको अपनी तरफ से बता रहा हूँ कि आपको इनके अलावा कुछ भी लेने की करने की जरूरत नहीं है ना। देखो सॉल्विंग के लिए तो ये मस्ट है, आपको लेना ही है। प्रीवियस ईयर भी आपको एक लेना ही है, ठीक है। और एक ये थ्योरी के लिए, ठीक है, क्लियर। चलो फिर हम अपनी नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय बच्चों।